Ya no puedo. Oye, vamos a hablar de jल्दी नहीं पहुंचेगा भाई 1000 लोग है ना फिर वो बाहर है पोस्ट एक्टिविटी हुआ क्या देखो मां फेसबुक लाइव स्टार्ट हो चुका है। इसका लिंक भी डाल दो उसमें वेबिनार में। डाल चुका हूँ। लाइव स्टार्ट हो चुका है। प्रवीण जी का नाम क्या है? मेरा लेट्स ग्रो से ही आ रहा है। ये रहा, मेरी फोटो भी आ रही है। लेट्स ग्रो में 2 लोग हैं। हाँ जी। अभी भूषण जी को स्पॉटलाइट कर दो। भूषण पटियाल नाम ग्रुप वही में है? आ रहे हैं। नाम हाँ, वही है? भूषण पटियाल। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो ऑफ है। भूषण जी का वीडियो ऑफ है, एक बार उनसे बात करेंगे। यस सर।
कविता आई थिंक वी शुड स्टार्ट और सबको एडमिट कर देते हैं। भूषण जी रेडी? बिल्कुल रेडी। अभी रुक जाओ, अभी 1000 लोग होने दो कंप्लीट। ये लाइव आ रहा है सब कुछ। ओके, मेरा व्यू सही आ रहा है? बिल्कुल, मैंने लैंडस्केप व्यू में किया है इसको। राइट। लैपटॉप व्यू है। बस 2 मिनट का और इंतजार कीजिए। कविता वी आर ऑलरेडी लाइव। ओके, स्टार्ट। लाइव है, ज्यादा मूवमेंट नहीं लो। लाइव चल रहा है फेसबुक। ओके, देन स्टार्ट करें फिर। यस। नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण पटियाल। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि शंखनाद करके एक नई सीरीज हम लोग जूम ऐप पे और फेसबुक पे लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि आज हमारा जो देश है वो लॉकडाउन की स्थिति के कारण फाइनेंशियली लोगों को बहुत तकलीफें आ रही हैं। लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। तो उसी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ये शंखनाद सीरीज हमने शुरू की है। और आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में लिखा गया है कि शंखनाद कब होता है, जब कोई बड़ा आगाज किया जाएगा या फिर जब कोई बड़ा युद्ध के लिए लोग तैयार होते हैं, तब जाके शंखनाद तैयार किया जाता है। शंखनाद एक ऐसी ध्वनि है जो पॉजिटिव वातावरण को पॉजिटिव करती है। तो ये एक हम लोगों के सामने अभी जो बुरी परिस्थिति से हम सब लोग गुजर रहे हैं, उस बुरी परिस्थिति से हम लोगों को बाहर निकालने के लिए हमारे बीच में कुछ ऐसे महान नेटवर्कर हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दी। तो मैं एक ऐसे ही महागुरु, यानी कि मतलब किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जिनको कहा जाता है, यानी कि उससे भी बड़े सम्राट, मैं उनको कहूंगा कि वो आप लोगों से वो बातें करें, वो बात बताएं जिससे आप आने वाले दिनों में आर्थिक लड़ाई को लड़ सके और एक देश के अच्छे नागरिक के रूप में ऊपर आए, ताकि हम इस देश को इस आर्थिक महामारी जो अभी कोरोना के साथ आई है उससे लड़ने के लिए तैयार कर सके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं बॉलीवुड में भी हूं और यहाँ पे जैसे मूवी और बॉलीवुड में कहा जाता है महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को, वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी को महान नेटवर्कर या फिर महागुरु या किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है तो है संजय कटोच सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 12 साल से ज्यादा का समय मुझे इस बिजनेस में हो चुका है और हिंदुस्तान के कई शहरों में मैं बिजनेस करता आ रहा हूं।
और बॉलीवुड के माध्यम से तो मैं और कई लोगों से मिलता हूँ। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं कई तरह तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एडवाइजर से भी मिलता हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जितनी भी 50-100 नेटवर्क मार्केटिंग के एडवाइजरों से मिला हूँ, अच्छे अच्छे लीडर्स से मिला हूँ, उनके ऑनर से मिला हूँ, दे एवरीवन नोज संजय कटोच सर। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको सारी कंपनियां जानती है, एक ऐसा शख्स जिसको पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मांड जानता है। और आप सभी लोग जानते शायद नहीं होंगे, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में अपने कदम जमा रही थी, तब से संजय कटोच सर इस इंडस्ट्री में आके संजय कटोच सर ने अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का एक मुहिम शुरू की थी। और आज वो मुहिम इतनी बड़ी होती जा रही है कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इनके सिखाए हुए आज अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो आपकी मुलाकात होने वाली है वो एक ऐसी शख्सियत से होने वाली है जो इस इंडस्ट्री की सबसे महान शख्सियत कहा जाता है, जिनको किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जुबान से निकलता है, दिल से निकलता है। एक ऐसी शख्सियत, मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का समय बिल्कुल ना वेस्ट करूं और आप लोगों के प्रीशियस टाइम को, और इस लॉकडाउन में जो हमारी आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर हुए हैं, उसको नॉकडाउन करने के लिए मैं आपके सामने मैं जल्दी से बुलाना चाहता हूं हमारे महागुरु, हमारे मेंटोर और हमारे किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो सर, आप लाइव आए और जो भी आपका नॉलेज है कृपया करके इस शंखनाद सीरीज से आगाज करें और लोगों को आर्थिक रूप से हमें मजबूत बनाने के लिए जो आपने कदम उठाया है, उस कदम में आप लाइव आए और लोगों के साथ एकजुट होके इस महामारी से जो आर्थिक प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम को हमें मिलकर लड़ना है। तो सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए और ये जो लोग कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप उनके सामने प्रस्तुत होके एक बार जो भी शंखनाद में आपने इनको अवगत कराना है वो आप बातें इनको बताइए। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे महागुरु संजय कटोच सर जी का। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि एक आने वाले समय के बहुत बड़े शख्सियत हैं, स्टार है, और आज एक स्टार के माध्यम से हमारा जो अभिनंदन यहाँ पर हुआ और जिस तरह से उन्होंने मेरे बारे में आपको बताया, ये बहुत ही आनंदमय था, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उन सभी को भी नमस्कार जो लोग हमारे इस वेबिनार में हैं, इस जूम मीटिंग में हैं। मैं देख रहा हूँ हाउसफुल हो चुका है, काफ़ी लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के, जो जूम के जरिए यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो अपने लोगों को, जो भी लोग बाहर हैं, उनको बता दें कि आप फेसबुक के थ्रू भी इसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप इसको देख लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उनका नंबर यहाँ नहीं आएगा। वी हैव ओनली 1000 कैपेसिटी हियर। बहुत बड़ा नाम लिया, बहुत बड़ी बात बोली भूषण जी ने कि किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और इस तरह से आपने मुझे पुकारा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई ओहदा दिया जाता है, आपको कोई पहचान दी जाती है। लेकिन क्या है आपकी ज़िंदगी और क्या, किस तरह से आप आए हो इस नेटवर्किंग में, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि मेरा नाम संजय कटोच है। मैं बीकॉम पास हूँ, यानी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं, और मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप मैं दिल्ली का ही हूँ। सो आप मुझे दिल्ली का भी कह सकते हैं और हिमाचल का भी कह सकते हैं।
देवभूमि है हिमाचल बहुत पसंद है मुझे। और ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी नौकरी शुरू करी थी, छोटी सी नौकरी एक प्राइवेट। उसके बाद मैंने CISF में एज ए सब ऑफिसर ज्वाइन किया था। 8 साल मैंने नौकरी की है और 8 साल नौकरी करने के बाद यही एहसास हुआ कि जैसे एक आसमान में उड़ता हुआ पंछी, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करते हो बड़ी बड़े सपने होते हैं आपके, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अच्छी जिंदगी से जैसे ही आप एक ऐसी जिंदगी में जाते हो जहां पर सब कुछ बाउंड दिखता है, जहां पर बेल्ट पहननी है, जूते पॉलिश करने हैं, सलूट मारते रहना है। सलूट आपको भी बहुत मिलते हैं, ऐसा लगता है जब आपको सलूट मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं। तो ऐसा लगता है एक बधी हुई जिंदगी है, ये बधी हुई जिंदगी होनी नहीं चाहिए। हम तो आजाद हैं, हम तो पिंजरे के पंछी नहीं हैं। और आजाद हैं अगर तो हमें जिंदगी भी आजादी से जीनी चाहिए। तो ये ऐसा कौन सा काम हमें मिल गया कि हम नौकरी करने लगे और बंधन में जीने लगे। मुझे नहीं पता आपको ऐसे ख्याल आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन मुझे बहुत आते थे। मुझे हर चीज के अंदर सवाल पैदा होते थे, हर चीज को मैं खोज के कोशिश करता था कि ये सब क्या हो रहा है जिंदगी में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत कोशिश कर रहा था मैं कि मैं वहाँ किसी तरह से नौकरी से निकल जाऊं। बहुत सारी शरारतें किया करता था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। मेरे कुलीग मेरे को बोलते थे कि संजय जी, आप जैसे जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन जाता हमने कोई नहीं देखा। तो मैं उनको कहता था कि मैं जिस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। भले यहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है, नाम है, बाहर इज्जत भी बहुत मिलती है, क्योंकि लोग कहते थे कि कटोच जी आपकी तो जिंदगी बन गई, आप दरोगा बन गए हो, इससे ज्यादा जिंदगी में आपको क्या चाहिए। तो मैं उनको बोलता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिंदगी इससे भी बेहतर हो सकती है अगर आप उसके बारे में सोचो। नौकरी सिर्फ एक पेट भरने का जरिया होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि नौकरी, ऐसा मुझे लगता था, हो सकता है आप नौकरी करते हो, बहुत अच्छी नौकरी हो आपकी, मुझे ऐसा लगता था कि नौकरी सिर्फ एक पेट भरने का जरिया होती है। और फौज में काम करने के बाद ये एहसास भी हुआ कि आप ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हो तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, आप अच्छे से खाना पीना करते हो तो लोग आप पे उंगली उठाते हैं। मतलब आप एक मध्यम जिंदगी जिएंगे तो आप सही हैं, लेकिन आप जरा सा भी हट करके कुछ अपने स्टाइल में जीना चाहते हैं तो वो जगह आपके लिए वहाँ नहीं है। वहाँ जाने के बाद मुझे एक ही एहसास हुआ कि अगर देश सेवा का मन में भाव है तो वहाँ जाके जरूर नौकरी करनी चाहिए। और अगर ये भाव नहीं है, पेट भरने का ही एक भाव है कि भाई नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि पेट भरना है, तो पेट भरने की बहुत सारी जगहें होती हैं। और ऐसा मेरा मानना था, इसलिए मुझे कभी भी नौकरी ने ये एहसास नहीं दिया कि मैं कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी बन जाएगी। सो हमेशा कोशिश करता था कि वहाँ से निकल लिया जाए, और वहाँ से निकलने का एक कारण भी मिला। 8 साल मैंने नौकरी करी और नौकरी करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस करना चाहिए इंसान को। तो मैंने ट्रांसपोर्ट, ट्रेवलिंग एंड कम्युनिकेशंस का 6 साल तक बिजनेस भी किया। लेकिन एक विडंबना है ऐसी कि जो नौकरियां करते हैं उनको बिजनेस करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, और जो बिजनेस करते हैं उनको नौकरी करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो कह सकते हैं कि ग्रास इज ग्रीन अदर साइड ग्रास इज ग्रीन। जैसे लोगों को लगता है कि दूसरे का काम ज्यादा अच्छा है और मेरा काम ज्यादा खराब है। तो मुझे लगा कि ज्यादा पैसे जो होते हैं वो बिजनेस में होते हैं, और बिजनेस करने के लिए बिजनेस वालों के पास ही बड़े बंगले होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं। क्योंकि जहाँ मैं रहता था, पिताजी गवर्नमेंट नौकरी करते थे, और गवर्नमेंट नौकरी करने के साथ साथ फ्लैट थे वहाँ पर, और सामने बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ थी उनके सामने। तो मैं उनको देख के सोचा करता था कि इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, क्या इनमें हम नहीं रहेंगे क्या? ये हमारे लिए नहीं बनी है क्या? और हम नहीं रहेगा तो कौन रहेंगे? और कौन लोग हैं जो इनमें रहते हैं? ऐसा क्या उनमें हमसे अलग है कि भाई वो रहते हैं और हम नहीं रहते? और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं, क्या ये इन्हीं के पास में होंगी, हमारे पास में नहीं होंगी? हम क्या ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे? तो जैसे मैंने कहा कि हर चीज के ऊपर सवाल था मेरा, हर चीज से मैं सवाल किया करता था कि भाई ऐसा क्यों नहीं होगा हमारे साथ। तो नौकरी छोड़ी, बिजनेस में आ गए, और बिजनेस करने लगे तो ऐसा लगने लगा कि भाई नौकरी में तो फिर एक टाइम पे 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, बिजनेस करने में तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे ही बिजनेस में है।
सुबह 7 बजे गए, रात को 11 बजे अपनी शॉप से आने लगे। जिंदगी और भी खराब हो गई। ऐसा लगने लगा कि यार नौकरी ठीक थी तो बिजनेस क्यों किया। मन नहीं मान रहा था, मन नहीं मान रहा था कि नहीं यार नौकरी भी नहीं है। अब समझ में आ गया कि बिजनेस अच्छा नहीं है, तो लोगों ने सोचा कि अब ये दोबारा नौकरी में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन नौकरी में जाने का कभी इरादा था नहीं। मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मैं अगर बिजनेस मेरे को वो खुशी नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए तो मैं दोबारा नौकरी कर लूं, क्योंकि वो जगह तो मैं देख आया था। ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि जिंदगी भर आपको वहां पर गुलामी करनी है। मैं अब फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी करने वालों की बात कर रहा हूँ। जहां भी रहो आपको वहां पर परफॉर्म करना है, आपको वहां अच्छा काम करके दिखाना है। अगर आपसे गलती होगी तो आपको गाली खानी है, बॉस की हमेशा जी हजूरी करनी है, समय पे पहुंचना है, नहीं समय पे पहुंचे तो गाली खानी है। मतलब अगर हर चीज में आप जवाबदेह होने में कोई बुराई नहीं है, जवाबदेही से नौकरी चलती है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई आपकी सुनता है, आपके ऊपर कोई इमीडिएट कोई समस्या आ गई तो कोई सुनता। तो मैंने देखा वहां कोई आपकी सुनता नहीं है। वहां पर सब एक मशीन की तरह काम करते हैं और बॉस को हमेशा यही मतलब है कि तुम उनके काम करते रहो, और अगर तुम उनके काम नहीं करते तो अच्छा है कि आप चले जाओ। तो कभी भी ऐसा मोटिवेशन नहीं आया कि मैं काम छोड़ दूंगा तो मैं नौकरी में वापस चला जाऊं, कभी नहीं आया। फिर ऐसा क्या था कि भाई मैं नौकरी भी नहीं कर सकता और बिजनेस का भी रिस्क ले लिया कि बिजनेस में पैसे तो हैं लेकिन जिंदगी तो नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी इस वेबिनार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जूम मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन में कभी ऐसा ख्याल आता हो कि भाई ऐसा नहीं है, पैसा तो चाहिए लेकिन जिंदगी भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार मिली है। मुझे किसी ने कहा था कट्टू जिंदगी तो एक ही बार मिली है भाई, जी लो या मर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। और बहुत अच्छे अच्छे सबक मिले। जब नौकरी कर रहा था तो वहां पर हमारे एक थापा साहब थे जो कोत में थे, वो कोत में सफाई कराया करते थे, हवलदार थे वो। मैंने उनसे पूछा कि थापा साहब आप तो बहुत सीनियर हो और आपको तो अभी तक इंस्पेक्टर हो जाना चाहिए था, या कम से कम सब इंस्पेक्टर तो होते ही, तो आप अभी तक क्यों नहीं हो, आप तो हवलदार ही रह गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय बात यह है कि दो काम हो सकते हैं जिंदगी में, या तो जिंदगी जी लो, या जिंदगी जी लो, या नौकरी कर लो, या नौकरी का मतलब है ना मत करो, बस सुनते जाओ। अगर आपने अफसरों का हर हुक्म माना या उनकी बात समझी जो जायज और नाजायज है, अगर नाजायज बात को आपने बोला कि मैं करूंगा तो फिर कोई आपको सुनेगा नहीं, आपकी कोई प्रमोशन होने नहीं देगा। मतलब पॉकेट रूल है, फौज का रूल नहीं है, पॉकेट रूल है अफसरों के, उनको जो कहना है वो आपको करना है। तो मुझे एक मंत्र मिल गया उनकी कि भाई जिंदगी तो जीनी है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं मतलब नौकरी करूंगा या नौकरी से पेट भरूंगा। पहली डिमांड ये है कि मैं जिंदगी जीऊंगा और उसके बाद देखेंगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो वहां से मुझे मंत्र मिला, मेरे को और भी शक्ति मिली कि भाई अगर जिंदगी जीना इंपॉर्टेंट है और एक ही बार मिली है और हम ऐसे नहीं मरेंगे तो फिर कोई बात नहीं, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ देंगे, उस जगह पे जाएंगे जहां पर जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी। ऐसी जील लेकर के मैं वहां से बाहर निकला था और बिजनेस को कर रहा था। लेकिन बिजनेस में जब ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई तो बात समझ में आई कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, अब कुछ और भी करना पड़ेगा, अब कुछ और भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? हर शख्स के पास जाना शुरू कर दिया, हर शख्स, अमीर आदमी जिनके पास गाड़ियां थी, जिनके पास अच्छे घर थे, जो हमारे से अच्छे वेल टू डू थे, उनसे मिलना शुरू किया, उनसे बात करनी शुरू की, उनसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, आप बताइए मुझे क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं भी गाड़ी रखना चाहता हूँ, मैं भी इसकी तरह घर लेना चाहता हूँ। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था मेरा कि यार कोई बात नहीं, अच्छा होता है। बात करते करते लोगों से ये आइडिया हुआ था कि कोई भी अपने बिजनेस सीक्रेट शेयर नहीं करता आपसे, कोई भी आपको ये नहीं बताता कि हाँ जी मैंने ये बिजनेस ऐसे किया था। मैं उनसे पूछता था आपके पास फंड कहाँ से आए, पैसा कैसे एकत्रित किया था, आपके तो ट्रक चलते हैं, आपकी बस चलती है, आपने कैसे मैनेज किया था। तो कोई भी सिर्फ चाय पिला के मुझे भेज दिया करता था और किसी ने भी मेरे से अपने बिजनेस सीक्रेट तैयार नहीं किया। बहुत अच्छा था, मैं हेल्थ कॉन्शियस था, बहुत ही अपनी सेहत का ख्याल रखा करता था। जिंदगी में मेरे को 2 शौक सबसे ज्यादा थे और मैं बोलूंगा कि 2 नहीं 3 शौक मुझे बहुत अच्छे थे।
एक, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत रखता था, हेल्थ कॉन्शियस था। दूसरा, अच्छा खाना खाने का हमेशा आतुर रहता था कि भाई मैं हमेशा बढ़िया फूड खाऊं, अच्छा खाना खाऊं। और तीसरा, अच्छा पहनूं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेसिक बात है। हर एक आदमी की ये चाह भी हो सकती है, या हर एक आदमी अपनी जिंदगी में ये तो उम्मीद करता ही है कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा जिए। ये सब जो 3 बातें मैंने आपको बताई, आप यकीन करो कि 100 रुपए में 4 टी शर्ट लेके आया करता था मैं। 100 रुपए में 4, वो एक्सपोर्ट वाले बेचा करते थे 100 रुपए की 4 टी शर्टें, और उन्हीं को पहना करता था। बड़ा खुश रहता था, क्योंकि बड़ा अपने आप को महसूस करता था कि यार मैं तो स्मार्ट दिखता हूँ इसके अंदर। एक शख्स के पास में रात को बैठा हुआ था, उनसे पूछा कि आप बताइए मुझे कि आप तो बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। और लेकिन उसी रात को उनके पास में कोई आया और उसने बोला कि एक बिजनेस है उसके पास में, और वो उनको बताना चाहता है, शायद उनका कोई अपॉइंटमेंट होगा। मैं उनके घर में बैठा हुआ था। द मैन विद द ब्रीफ केस, उन्होंने अपना ब्रीफ केस खोला, बिजनेस दिखाया और उनको बताना शुरू किया। लेकिन वो जो मेरे दोस्त थे, आप इसको सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, उनका नाम भी कटोची है, और मैं उनके घर में बैठा हुआ था। तो उनके वो रिश्तेदार थे जो उनको बिजनेस बताने के लिए आए हुए थे, और मैंने जब वो बात बता रहे थे तो वो बात करते करते सो गए। उन्होंने मेरे से कहा कि यार, क्योंकि जब सो गए तो वो खरांटे मारने लगे। और हम लोग नेटवर्किंग करने वाले दोस्तों लोग जो हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि जब हम अपना बिजनेस प्लान बताते हैं तो हम ये सोचते ही नहीं कि दूसरा आदमी को एक्साइटमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, या वो मेरे को सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। और जब वो दिखा रहे थे तो वो सो गए तो उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि मेजर थे आर्मी में। उनका नाम था राजेश्वर अरोड़ा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, और उन्होंने गुस्से से मुझे कहा, देखो मैं नोएडा से आया हूँ, अपना भी स्कूटर चला के आया हूँ, इनके लिए आया था, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, इनकी जिंदगी उसमें बन सकती थी, लेकिन देखो ये सो गए, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आर्मी के लोग कैसे रेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। लेकिन वो मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्या है कि जो आप इनके लिए लेके आए थे और उनको चाहिए नहीं, और उसके बाद भी आप इन्हीं पे गुस्सा कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप इसको देखना चाहोगे। मैंने कहा हाँ, इसमें पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, पैसे कमा सकते हैं। मैंने कहा इसमें मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, आप इसमें अपनी ज़िंदगी भी अपने तरीके से जी सकते हैं। और खाली इतना ही नहीं बोला, मुझे बोला कि आप इम्पाला कार चला सकते हैं, आप दान दे सकते हैं। उन्होंने उतनी आगे की बात करी जो मेरे भेजे से बहुत आगे निकल गई। लेकिन एक बात जो मेरे में हमेशा अच्छी है, और मैं चाहता हूं कि आप उस बात को अपनाएं, क्या फर्क पड़ता है, आंखें बंद क्यों रखते हो, आंखें खोलो। कोई भी आपको कुछ दिखा रहा है, बुराई क्या है देखने में? अरे ना करना होगा तो ना कर देना, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अपने आप को एकदम से ज्ञानी बताना कि भाई मैं जानता हूं इसके बारे में सब कुछ, और ये वो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उन्होंने वो अपना वो फोल्डर खोला और देखा कि वो मेंबर बनाने वाला काम था, और मैंने जैसे ही कंपनी का नाम देखा तो मैंने कहा ओहो, ये वो वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है। मैंने कहा प्लीज भाई साहब हाथ जोड़े, मुझे ये नहीं करना, मुझे इसके बारे में सब मालूम। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मालूम है आपको इसके बारे में? मैंने कहा बस जो भी है, ये मेंबर का बनाने का काम है, और ये कंसेप्ट सेलिंग होती है, और मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ये कंसेप्ट सेलिंग है, और हाँ इसको ना ही करें, अब मतलब इसको ना ही करें तो हम बेहतर है, क्योंकि वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ, और वो मेरे हिसाब से किंग था नेट मतलब मार्केटिंग का। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अच्छा एक बात मुझे बताओ कि कब फैसला लिया था? मैंने कहा ये तो मैंने 96 में देखा था ये प्लान। कह रहे आज कितने साल हो गए? मैंने कहा जी अब तो 4 साल होने जा रहे हैं तकरीबन, क्योंकि ये बात है दोस्तों 1999 की, 1999 की बात है, तकरीबन सितंबर का समय था। तो मैंने कहा ये तो मैंने 96 में देखा था। तो कह रहे, उन्होंने मेरे से बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा, तो आपको अपने दोस्त पे बहुत विश्वास है? मैंने कहा यस, मुझे अपने दोस्त पे बहुत विश्वास है। तो क्या आप देखना नहीं चाहोगे कि आपके दोस्त ने आपके बारे में जो फैसला लिया था, आपकी जिंदगी के बारे में जो फैसला लिया था, वो सही था या गलत था? मन में तो आता है।
मन में आता है कि मैंने अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के हाथ में छोड़ दिए, बगैर सुने छोड़ दिए, तो ऐसा क्या है जो ये शख्स जो मुझे ललकार रहा है, जो मेरे से पूछ रहा है कि भाई क्या आपके दोस्त ने आपकी जिंदगी के बारे में जो फैसला लिया था उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे? तो मैंने कहा था जी मैं जरूर जानना चाहूंगा। एंड देन दैट शख्स एक्सप्लेन मी एवरीथिंग कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ इट ग्रोज, हाउ इट वर्क्स, और कैसे हमारे लोगों के रेफरल के कारण भी जो दो काम करते हैं उसमें भी हमें पैसे आते हैं। उस दिन दोस्तों मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि मैंने अपनी जिंदगी का मालिक दूसरे को क्यों बनाया। अपनी जिंदगी के फैसले लेने का जो मैंने निर्णय लिया था वो मैंने दूसरे के हाथ में क्यों दे दिया। मैंने खुद क्यों नहीं देखा, मेरी बुद्धि ने काम क्यों नहीं किया। ये काम अगर मैं 4 साल पहले कर रहा होता तो कहाँ पहुंच सकता था, मतलब कितना आगे निकल जाता। मार्केटिंग एक काम है जिसमें सेल्समैन लोग कंपनियों का माल जाकर के सीधा रिटेलर के पास में जाके बेचते हैं, उनको सप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं, उन्हीं को पैसे मिलते हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन एक कंपनी आई थी जो कह रही थी कि भाई जो तुम लोगों को माल बेचोगे अगर वो भी आगे बेचेंगे तो भी तुम्हें कमीशन आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था, ये तो हर बात हर आदमी को समझ में आनी चाहिए, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रही थी। ये लोग समझ रहे क्यों नहीं थे। ये दुनिया ऐसी होती क्यों है कि जिसको भी देखो वो कहता कि नहीं नहीं मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जी आप मुझे इसके बारे में बताइए और मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे ये बात समझ में आती है कि ये काम बड़े आराम से हो सकता है, जिसमें सारे लोग मिलकर के पैसा कमा सकते हैं, ये काम हो सकता है। एक अच्छी बात ये थी मेरे अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहता था। मैंने अपनी यंग लाइफ में जितनी भी मतलब लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता है कि मैं उनके थिक एंड थिन में, उनकी किसी भी परेशानी में उनके साथ खड़े रहता था। तो एक चीज़ अंदर से ही थी कि दूसरे के साथ खड़े हो जाना, उसकी मुश्किलों में उसके साथ खड़े हो जाना, उसको सपोर्ट करना, उसको मॉरली अप करना, ये मेरा नेचर बन गया। तो मुझे लगा कि शायद ये काम बहुत आसान है और मैं इसको काम करना शुरू करता हूँ। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरे साथ भी वही हुआ जो अभी भी आपके साथ हो रहा होगा। लोगों ने बोला ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, नंबर बनाने का काम है, ये काम है, वो काम है। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो हम भी सुनते हैं, हमारे लीडर्स भी हमें यही बताते हैं, इसी तरह की बातें होती हैं। तो कटोच सर क्या अलग बता रहे हैं। कटोच सर की बात इसलिए अलग है कि उन्होंने ये बात सोचने की हिम्मत की थी कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो अपने हिसाब से चले। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे मन से मैं खाऊं तो खाऊं, पीऊं तो पीऊं, सोना तो सोऊं, जागूं तो जागूं, मुझे कोई हुक्म देने वाला ना हो। ये सोच मेरे अंदर कब जागी थी? जब मेरी नौकरी लगी थी, जब मैं पहली बार नौकरी में गया था, जब मुझे हुक्म दिया जाता था कि तुम ये काम करो, ये काम करो, आपको ये पहुंचना है, तो मुझे लगता था कि ये सारी जिंदगी मैं गुलामों की नौकरी करता रहूंगा। मुझे हमेशा आदेश दिया जाता रहेगा मेरी इच्छाओं के खिलाफ और मैं काम करता रहूंगा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे उस वक्त ये सोच आई कि ये काम होना चाहिए। मैंने अपने डीआईजी से कई बार बोला, क्योंकि मेरी कंप्लेंट जाती थी उनके पास में। मैं हमेशा से ऐसे काम करता था कि मेरी नौकरी चली जाए, ताकि मैं घर वालों को कह सकूं कि मेरी नौकरी चली गई है और मैं फौज के लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो मेरे डीआईजी ने मेरे से पूछा था, भाई तू ऐसी हरकतें क्यों करता है, क्यों नौकरी छोड़ना चाहता है, तुझे शायद नौकरी आसानी से मिल गई है इसलिए तू ऐसी हरकतें करता है। तो मैंने उनको बोला था, नहीं सर, बात ये नहीं है। बात ये है कि जिस जिंदगी को मैं जीना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए थी मुझे, इस तरह से मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बिताऊंगा सर। तो उन्होंने बोला कि देख तू अच्छे घर का है, तुझे नौकरी आसानी से मिल गई है, इसलिए तू इसकी कदर नहीं करता है। मेरे घर के बाहर आकर के देखा कर, रोज सुबह कितनी लंबी लाइन होती है, लोग नौकरियों के लिए मर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा कि सर फिर तो और भी इरादा पक्का है कि अगर मेरे छोड़ने से किसी एक को भी नौकरी मिल जाए जो जरूरतमंद हो, तो मुझे तो लगेगा कि शायद मैंने पुण्य का काम ही किया है। ऐसे ऐसे बात करके मेरे इरादे और भी पक्के होते जाते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। पहली कंपनी थी मेरी हर्बल लाइफ, आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन कंपनी है, आज भी शायद कहीं चलती है। क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत था, तो हेल्थ के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम था उनका, जिससे आप अपना वजन जो है ना मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो।
तो वो प्रोडक्ट मुझे इतना अजीज लगा कि मुझे ऐसे लगा कि ये तो जिंदगी बनाने का प्रोडक्ट है। और आप देखो कि हाल क्या है लोगों का, कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं नौकरी करके आया हूं सरकारी, मैं बिजनेस करके आया हूं, और मुझे पता है कि वहां पर वो जिंदगी नहीं है जो बाहर मिल सकती है। जैसे ही मैंने अपने दोस्त को देखा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये मैं लेना चाहता हूं और मैं भी इसको प्रमोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और उसके कॉन्सेप्ट को तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता लग ही गया था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जहां पर हम एक एक लोगों को ज्वाइन कराने के लिए तरसते हैं, वो मेरा जो अपलाइन है जिसके साथ मैं ज्वाइन करना चाहता था वो आगे आगे भाग रहा था। मैं उसको रोज पैसे लेके उसके घर पहुंच जाता था, भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा, मुझे जल्दी से पैसे लो और मेरे को काम कराना शुरू करो, जल्दी से पैसे लो, काम कराना शुरू करो। वो मुझे ज्वाइन ही नहीं कराता था। एक दिन मुझे पता लगा कि वो मुझे छोड़ करके हिमाचल चला गया। मैंने उससे पूछा, भाई घर में जाकर के पूछा कि भाई वो कहाँ है, मैं तो उसको इतनी देर से घूम रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम करना शुरू करना है और मुझे वो ज्वाइन नहीं करा रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो तो हिमाचल चला गया। मैंने कहा वो हिमाचल कैसे जा सकता है? कह रहे नहीं, वो हिमाचल में कुछ बिजनेस की बात थी तो वो हिमाचल चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि मेरे तो, मैंने कहा कब वापस आएंगे? तो कह रहे जी 3-4 दिन के बाद ही आएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि 3-4 दिन के बाद वो आएंगे और मेरे तो 3-4 दिन खराब हो गए काम करने के लिए, अब मैं कैसे करूंगा? तो रीजन जानने की कोशिश करी कि वो हिमाचल क्यों गए। तो मुझे पता लगा कि वो हिमाचल इसलिए चले गए कि उसको ये डर है कि जैसे ही मैं कटोच जी को ज्वाइन करा लूंगा, कटोच जी तुरंत भागेंगे हिमाचल और वहां सबको ज्वाइन करा लेंगे। इससे पहले कि वो ज्वाइन कराएं, उनको मैं ही ज्वाइन करा लेता हूं। मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत तरस भी आया कि कैसे कैसे लोग हैं हम लोग, हमें कुछ भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती कैसे है, काम कैसे करती है, फिर भी कूद जाते हैं। तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूंगा, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, कि आप इसको बगैर समझे बूझे कूद जाएं। You must know how it works. You must know कि आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी। You must understand कि आप जब तक अपनी कमिटमेंट यहाँ पर नहीं देंगे, आप कोई बड़ी सक्सेस नहीं पाएंगे। आपको ये बात समझनी होगी। आपको समझना होगा कि आपके बिजनेस में आने के बाद ही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होगी, आपको लोग सर बोलना शुरू करेंगे, जो बाहर तो कोई बोलता नहीं है किसी को। तो आपका रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर आकर के शुरू होता है। मनी फ्लो करती है, धीरे धीरे करती है, आपके स्टेबल होने के कारण करती है, आपकी इंटीग्रिटी होने के कारण करती है, आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है, और बिलीफ। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिंदगी की ये भूल ना करें। ये भूल अगर आपने करी तो आपके पास कोई जगह नहीं है। आप वैसे ही नौकरी करोगे जैसे कि करते रहे हो, आप वैसे ही किसी दुकान में बैठोगे 4x4 की या 8x8 की या जो भी आपके पास में होगी, पूरी जिंदगी उसके अंदर निकल जाएगी, आप उसको कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। देश विदेशों में घूमना तो छोड़ दो, आप अपनी दुकान के अंदर ही घूमोगे सारी जिंदगी, वहीं पर कमाओगे, वहीं पर पैसा खाओगे। मैं तो इसको डिनोट करता हूँ इस बात से कि आप एक तोते की जिंदगी जियोगे। हो सकता है आपको खाने को बहुत अच्छा मिले, ना तो कभी आप अच्छा पहन पाओगे, ना कभी अच्छे तरीके से घूम पाओगे, और पूरी जिंदगी एक पिंजरे की तरह से आपकी उसके अंदर कट जाएगी, भले ही आप कितने भी पैसे कमाते हो। आप पैसे कमाओगे और उसको एंजॉय दूसरे करेंगे। तो मुझे जो पहला सबक मिला, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ जितना भी काम किया सबसे पहले अपने लिए किया। मैं आज सबसे पहले कोई भी चीजें अपने लिए करता हूँ। अगर मेरी जिंदगी ठीक होगी तो मेरी वाइफ की जिंदगी ठीक होगी, मेरे बच्चे की जिंदगी ठीक होगी, मेरी फैमिली की जिंदगी ठीक होगी। मैं किसी की जिंदगी ठीक करने नहीं आया, सबसे पहले अपने जीने के लिए आया, अपने जीने के लिए काम करने के लिए आया। अगर मैं सही हूँ तो सब लोग धीरे धीरे इस काम में अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो हम आज उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी, हर्बल लाइफ में शुरुआत करी, बहुत मेहनत करी, लोगों ने मजाक उड़ाया और इतना मजाक उड़ाते थे कि हाँ भाई आज कितने फंसे, कल कितने फंसे, परसों कितने फंसे, रोज इसी बात में, अच्छा ये तो कंपनी है, अभी भाग जाएगी, अभी रुक जा, अभी देख, अभी ये कर, अभी वो कर। और मैं काम करता ही जा रहा था। मैं आपको बताऊं कि मैंने हर्बल लाइफ में सिर्फ 3-3.5 महीने काम किया है। 3.5 महीने मैंने काम किया हर्बल लाइफ के अंदर और 3.5 लाख रुपए कमाए थे मैंने सन 2000 में। 1 जनवरी 2000 को
मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी और मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। मैंने 99 में ज्वाइन नहीं करी, सन 2000 में 1 जनवरी 2000 को ज्वाइन करी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था सदी बदल रही है, 2000 की सदी आ रही है, 19 की सदी जा रही है। तो मुझे लग रहा था कि अब जो जैसी सदी चेंज होगी, हमारे हालात भी चेंज होंगे, हमारी जिंदगी भी चेंज होगी और हम बताएंगे काम कैसे होता है। सो दोस्तों, मैंने 1 जनवरी 2000 में हर्बल लाइफ कंपनी ज्वाइन करी और फैसला किया कि 1 साल के अंदर मैं अपनी जिंदगी में उतने पैसे कमाऊंगा जितना मैं पूरी जिंदगी नौकरी करके नहीं कमा सकता था। ये कमिटमेंट ली। रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता था, लोगों को समझाता था कि देखो इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन लोग बड़े विचित्र होते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि इसका क्या मकसद है, ये मुझे क्यों अमीर बनाना चाहता है, ये मुझे क्यों कह रहा है तेरी जिंदगी बन जाएगी, ये मुझे क्यों ऐसे लारे दे रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि ये खुद फंसा हुआ है और मुझे फंसाना चाहता है। ये दुनिया का लॉजिक है, इस तरह से सोचती है। अगर आप किसी को कुछ देने की कोशिश करो और फ्री में देने की कोशिश करो तो उसको लगता है नहीं यार, इसमें इसी का लालच है, ये खुद फंसा हुआ है, हमें फंसा रहा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मिशन, आपका विजन, आपकी सोच अगर सही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। बहुत मेहनत करी, हर्बल लाइफ 3 महीने काम किया, 70 लोगों की तकरीबन टीम थी मेरी। और मैं आपको बताऊं कि 30,000 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी उस कंपनी की। मतलब ज्वाइनिंग तो 1100 रुपए से हो जाती थी, लेकिन उसकी जो फर्स्ट परचेज थी, आजकल हम भी फर्स्ट परचेज कर रहे हैं तो आप देख रहे हो, उसकी जो फर्स्ट परचेज थी 30,000 रुपए की होती थी। मिनिमम लोग 30,000 रुपए से माल खरीदते थे और 1.25 लाख रुपए से भी खरीदते थे। कौन से जमाने में? सन 2000 में। तो अगर आपको आज का हमारा प्रोडक्ट महंगा लगे या दिक्कत लगे या ज्वाइनिंग महंगी लगे या कुछ सोचे, तो आप ये सोचना कि जब दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान तक नहीं था, जब उनको मालूम तक नहीं था क्या होती है, उस वक्त हम ये इतना महंगा प्रोडक्ट बेचते थे और खरीदते थे। सिर्फ 3.5 महीने ही काम कर पाया उस कंपनी में, क्योंकि उस कंपनी का प्लान में कुछ लोचा था और बहुत दिक्कत थी, क्योंकि डिस्काउंटिंग का चक्कर हो गया। जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में जितने का मिलता है वहाँ पर सस्ता मिलना शुरू हो गया, तो मजबूरन मुझे वो कंपनी को छोड़ना पड़ा। मैं बहुत ही कमिटेड हूँ, कहीं पर भी लगता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने जो राह पकड़ ली, अगर उस पर आप चल पड़े तो कामयाबी तो कोई रोक ही नहीं सकता आपकी। लेकिन क्योंकि कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल ठीक नहीं था, उसका मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे वो वहाँ से छोड़ना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों एक कंपनी आई, स्काईबिज कंपनी आई, जिसमें बाइनरी सिस्टम था। पैसे जैसे हम लोग बाइनरी में काम करते हैं, अब तो हमारे और भी बहुत सारे वेन्यूज खुल गए आगे। उस कंपनी में मैंने अपनी ज्वाइनिंग डाली और उसमें काम करना शुरू किया। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल सिर्फ उस कंपनी में भी काम किया, क्योंकि वो कंपनी अमेरिकन थी और उसमें डॉलर्स में पैसे आते थे। डॉलर्स में पैसे आते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि हम तो इंडिया में रह के ही अमेरिकन डॉलर्स कमा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत चार्म की बात थी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उस कंपनी में सिर्फ 1 साल काम किया था और एक ही साल में 25,000 लोगों का नेटवर्क था मेरा, 25,000 का। और इन टोटलिटी मैंने सिर्फ स्काईबिज से 50 लाख रुपए कमाए थे। कब कमाए थे? 2001 में। मतलब 2001 में नहीं, 2000 से लेकर के, क्योंकि 17 अप्रैल को, मुझे मोटा मोटा याद है, ऐसा नहीं, शायद 17 अप्रैल या 15 अप्रैल को मैंने उसमें ज्वाइनिंग डाली थी स्काईबिज में, और अगले साल अप्रैल में उसको छोड़ दिया क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई थी। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो अमेरिकन कंपनी थी। लेकिन शिद्दत से काम किया, दिन रात काम किया और 50 लाख रुपए कमाए थे मैंने उस साल में। तो जब वो कंपनी बंद हो गई और फिर हम तलाश कर रहे थे कि हम कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, तो मुझसे लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, सर पहले भी कंपनी छोड़ दी थी आपने, वो बंद हो गई, आपने कहा बंद हो गई, अब दूसरी भी कंपनी में हमने इतनी शिद्दत से काम किया, ये कंपनी बंद हो गई, तो अब हम कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर पाएंगे? अब तो ये पता लग गया ये कंपनियां फ्रॉड होती है, ये होती है। तो मैं उनको समझाता था, मैं उनको अच्छे से समझाता था कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ, सिर्फ एक कंपनी थी जिसको, क्योंकि
क्योंकि डॉलर्स में बिजनेस कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें थी डॉलर्स बाहर भेजने के लिए, तो किसी ने उसके साथ फ्रॉड नहीं किया, लेकिन कंपनी बंद हो गई क्योंकि उसको यहाँ पर मौका नहीं मिला अपना बिजनेस फैलाने का या यहाँ से पैसे उधर ले जाने का। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को ऐसे समझाता था, देखो एक ट्रैक है, ट्रेनें पलट जाती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जो प्रूवन सिस्टम है वो ट्रैक है। ट्रैक कभी नहीं चेंज होता, ट्रैक के ऊपर गाड़ियां फिर चलती रहती हैं, गिर जाती हैं, फिर चलती रहती हैं, गिर जाती हैं, फिर चलती रहती हैं। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि जिसने मुझे बल दिया, जिसने मुझे, मेरी आत्मा को, जो मेरी सोच थी, जो मेरी इंटेलिजेंसिया थी या मेरी जो कॉमन सेंस थी, उसने मुझे बल दिया कि संजय ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैंने पैसा कमाया था तो मुझे यकीन भी हो गया ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि लॉ फ्रेम नहीं है और लॉ में बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम लोगों को लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करते। उनको लगता है नहीं ये इंडस्ट्री खराब है, या टोपी पहनाने का काम है, ये ठगने का काम है, ये फलाने का काम है। और जो पुलिस है हमारी, वो बेचारी तो इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है और उसको तो सब पता है कि कानून में क्या है। उन्हें कुछ नहीं कुछ तो ठगी का कोई केस बना देना या कुछ कर देना, ऐसे ही बना देना। तो जब वो कंपनी बंद हो गई तो दिल्ली के अंदर 30 लीडर्स का नाम आया, 30 टॉप लीडर्स का नाम आया जो उस कंपनी को चला रहे थे और जो उसमें भागीदार काम कर रहे थे। तो मुझे जो मेरे अपलाइंस हैं उन्होंने मुझे बोला कि संजय जी ऐसा है कि इस कंपनी का केस हो गया, इसके डायरेक्टर भी अरेस्ट हो गए, तो एक काम करो कि अच्छा है कि आप अपना नंबर जो है वो बंद कर दो, नहीं तो क्राइम से फ़ोन आ रहे हैं सबको और आपको भी जाना पड़ेगा, तो बेहतर यह है कि आप फ़ोन बंद कर दो। मैं दोस्तों आपको इधर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक अकेला ऐसा शख्स था जिसने अपना फ़ोन नंबर बंद नहीं किया। मैंने उनको बोला कि जब मैं काम ही ठीक कर रहा था तो फ़ोन क्यों बंद करूँगा, मैं चोर थोड़ी हूँ, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया, मैंने तो सही काम किया है। मैं कोई ऐसा बंदा थोड़ी था जो आंख बंद करके किसी कंपनी में कूद गया और काम करने लग गया। मैं तो खुद सब ऑफिसर रहा हूँ, मैं तो खुद ग्रेजुएट हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ कि काम सही है या गलत है। जब मैं काम सही देख रहा हूँ, मेरी निगाह में सारा काम ठीक है, तो मैं काम बंद नहीं करूँगा किसी भी हालत में। मैं अपना काम जो है और अपना फ़ोन नंबर बंद नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये आना शुरू हुआ था उस वक्त हमने इजी बिज में एंट्रेंस कर ली थी। हमारी कंपनी जो सेफ शॉप है उसका पुराना नाम इजी बिज था, तो वो भी शायद मैंने जून में कोई 15-17 के आसपास ज्वाइन की थी ये कंपनी, आई एम फॉरगेट अबाउट, लेकिन यही डेट थी। तो मुझे लोगों ने बोला कि संजय तू फ़ोन बंद कर दे, फ़ोन बंद कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ लीडरशिप क्या होती है। मैं आपको कोई एक लेसन पढ़ा दूंगा लीडरशिप के ऊपर, तो लीडरशिप वो नहीं होती है। लीडरशिप आती है कॉन्फिडेंस से, लीडरशिप आती है भरोसे से, लीडरशिप आती है कि जब आप जिंदगी में खुद पाँव पाँव चल करके आगे बढ़ते हो और समस्याओं का सामना करते हो, वो चीज़ आपको लीडर बनाती है। आप हर समस्या से भाग गए, आप हर समस्या को पीछे खड़े हो गए, आपको डर लगने लगा कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, तो समझ लो आप धीर हो, लीडर नहीं हो। लीडर ऑनेस्ट लेता है, लीडर बात करता है कि भाई ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं उस वक्त खड़ा हुआ था 2001 में, मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, किसी से भी फ़ोन आ जाए, मैं अपना फ़ोन बंद नहीं करूँगा। एंड देन आई हैव बीन कॉल्ड फॉर, मुझे फ़ोन आया, मुझे बुलाया गया और उन्होंने बोला कि भाई आपने गलत काम किया और तुम्हारे डायरेक्टर्स को जेल हो गई है और अब तुम भी जेल में जाओगे, फलाना कहोगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर गलत काम किया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा कसूर बताओ, मैंने गलत क्या किया। नहीं तुम ज़्यादा बातें मत करो, मुझे मत समझाओ कानून क्या होता है, और इसी तरह की डरावने वाली बातें कि तुम्हें इतने की जेल होगी, तुम्हें इसकी होगी। मैंने कहा जी जितने की भी जेल होगी, मैंने अपनी समझ बूझ से बढ़िया काम किया है और ये काम गलत नहीं है, आपको जो केस बनाना है बनाओ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि केस तो कोई है ही नहीं, सिर्फ कुछ मिल जाए क्योंकि लोगों ने पैसे कमाए हैं तो मिल जाए। तो मैंने मुंह पे ही बोल दिया उनको कि बहुत मेहनत से पैसे कमाए सर, ऐसे नहीं दे सकता। अगर जुर्म किया है तो आज ही इसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आगे भी यही काम करने जा रहा हूँ। तो अच्छा अभी तुमने दोबारा से ऐसा काम शुरू कर दिया, फिर तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, आप इस बिज़नेस को देखो, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम कोई गलत काम नहीं करते। सो कब से हम
लड़ाई लड़ करके अपने हक के साथ में खड़े हैं कि ये काम बढ़िया है। मुझे पता है कि कोई केस होता था इजी बिज में, जब हम थे तो कोई केस होता था सारे लोग भाग जाते थे, सबको फोन करते थे कहाँ कहाँ, तो सब भाग गए। मैं पूछता क्यों भाग गए? नहीं सर वो पुलिस आई थी इसलिए हम भाग गए। अरे पुलिस आई थी तो पुलिस का तो काम है आना और जाना, तो भागने का क्या है? फिर मैं जाता था पुलिस में जाके बात करता था, भाई क्यों पकड़ा है, क्या गुनाह किया है, बताओ क्या गलत किया है। तो फिर ऐसे ऐसे करके मामले सॉर्ट आउट होते थे। अब मैं आ रहा हूँ तीसरे फेज में कि नेटवर्क मार्केटिंग से कभी बिलीव नहीं टूटा, कभी विश्वास नहीं टूटा। हमेशा ये लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस कोई होता नहीं है। आज तो आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। हमारा सफर आसान नहीं था, लोगों को भरोसा नहीं होता था, नई कंपनियां भाग जाती हैं, ये भाग जाती हैं। मैंने भी चुनाव किया कि भाई कोई ऐसी कंपनी करनी चाहिए जो जहां पर नेटवर्क नीचे ना आ जाए, जहां पर नेटवर्क बंद ना हो जाए, क्योंकि हम भी कितनी बार बिजनेस बनाएंगे, लोगों का बिलीफ हिलने लगता है कि यार देखो दो दो कंपनियां कर ली है कटोर जी, अब तो तीसरी कंपनी में। तो आई मेट विद द डायरेक्टर्स, हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, उन्होंने प्रोस एंड कॉन्स मैंने डिस्कस किए। उन्होंने बोला संजय कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तू बोलेगा वैसे ही कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्ट से हमें बुलाया, हम लोग चले गए और वहां पर काम करना शुरू किया। काम करते करते फिर वही समस्याएं, फिर उनसे लड़ते रहे, फिर उनसे भिड़ते रहे, लेकिन कभी छोड़ा नहीं साथ, कभी अलग होने की बात नहीं सोची, कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम अच्छे नहीं हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, या हमारी कंपनी अच्छी नहीं है, या ये सब। जनरली मैं देखता हूँ लोगों को बहुत परेशान हो जाते हैं जब वो काम नहीं कर पाते, तो सर हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते तो हम बहुत काम कर लेते, हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा हो जाता तो हम बहुत काम कर लेते। परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल नहीं होती है, ये आप समझ लो। अगर आपने हर परिस्थिति को अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरे हिसाब से होगी तो मैं काम कर लूंगा, तो आप ये समझ लेना कि आप ये तो छोड़ो, आप जिंदगी का कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आपको दूसरे की परिस्थितियों में ढलना आना ही चाहिए, आपको उसमें काम करना आना ही चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात क्या है? आप दुनिया का कोई भी काम करो, until और unless you perform, nobody pay you। कोई आपको पेमेंट नहीं देता, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ जी आपके होने से मेरे को फायदा है और आपके रहने से मेरी कंपनी ने इतनी तरक्की करी। उल्टा कोसेगा, गालियां देगा, बेइज्जती करेगा, और हम सब सुनते रहते हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि हमें कुछ नहीं आता। कहीं ना कहीं हमने सोच लिया है कि भाई किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए और मैं जिंदगी भर उसको पकड़ के लटक जाऊंगा और वो नौकरी से मेरा जीवन बन जाएगा, मैं अपने बच्चों की मतलब खाऊंगा पीऊंगा और अपने आराम से रह पाऊंगा। नथिंग इज परमानेंट। मैं देखता हूँ कि उस समय क्या होता था कि जितने भी लोग हैं उनकी बेटियां जवान हैं, तो हम कहते थे हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। क्या मेरी शादी तो 95 में हो गई थी, मैं बाद में आया हूँ, लेकिन जनरली मैं देखता था जो बिजनेसमैन है, जो अच्छे पैसे कमाते हैं, लोग उनको अपनी बेटियां नहीं देते कि भाई बिजनेस का क्या है, ये तो कल रोड पे आ जाएगा। सरकारी नौकरी तो पक्की नौकरी है, इसमें बेटी का हॉस्पिटल का खर्चा निकल जाएगा, सरकारी मकान मिल जाएगा, सब कुछ है, मेरी जिंदगी बेटी की जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। ऐसे ऐसे सोच थी कि हमने 2005 में जब बिजनेस ग्रो कर रहे थे तो हमने सोचा कि प्रमोशन में कार निकालते हैं लोगों के लिए, और बड़ी धूमधाम से हमने उसकी प्रमोशन की। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कार की प्रमोशन हो रही थी और हमने बड़े धूमधाम से उसको बोला कि भाई जो ये टारगेट अचीव कर लेगा उसको हम कार देंगे और ये करेंगे, लेकिन किसी ने भी कार के लिए क्वालिफाई नहीं किया। मैंने अपने लीडर्स की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा यार ये तो बहुत ही एक्साइटिंग बात थी कि कार हमने लॉन्च की और कार के लिए क्वालिफाई तो किसी को करना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। तो मैं बात सुन के इतना हैरान था, मेरे लीडर्स ने मुझे फीडबैक दिया कि सर लोग ये बोल रहे हैं कि मारुति कार अगर हमने जीत भी ली, अगर हमने क्वालिफाई भी कर लिया, तो इसमें पेट्रोल कौन डलाएगा। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी पीछे है। लोग कार की बात सोच रहे हैं और कार की बात क्वालिफाई करने से डर रहे हैं कि भाई मुझे तो क्वालिफाई नहीं करनी, कि अगर मेरे घर में कार भी आ गई तो पेट्रोल कहां से आएगा। तो जिंदगी ऐसे ही सोचती है, बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैंने आपको जर्नी अपनी इसलिए बताई है, कभी भी आपके मुताबिक कुछ होगा नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग इस इंडस्ट्री को मेंबर बनाना और ये बनाना और वो बनाना सोच रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब काम शुरू किया तो चेक आते थे,
लोगों को चेक दिखाते थे, देखो ये चेक है हमारे, आप भी आप अगर काम करोगे इतना पैसा कमाओगे, ये चेक देखो हमारे। लोग चेक देखते थे, नकली है, ये तो नकली है, तो चेक नकली है भाई, ये तो मेरा नाम लिखा है इसमें सब कुछ है, ये हुआ है, नहीं ये तो नकली है, तो हमसे छपवा लो, कितना है तो हम छाप देंगे। आप यकीन करो पासबुक लेके घुमा करते थे, जेब में पासबुक होती थी, लोगों को दिखा करके यकीन दिलाया करते थे कि ये देखो भाई पैसे भी अकाउंट में आए हैं, ये पासबुक है हमारी, ये देखो, ऐसे ऐसे करके। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मैं वहां पर स्पीच दिया करता था तो दिल्ली के अंदर सबसे जो बढ़िया सेमिनार होता था वो मैं ही करता था। बढ़िया का मतलब ये है कि जो भी टफ से टफेस्ट लोग होते थे, जो बहुत आनाकानी करते थे कि भाई ज्वाइन नहीं करना, ये नहीं करना, ये मेंबर बनाने का काम, उल्टी सीधी बात है जितने भी करते थे, दिल्ली के सारे लोग उस सेमिनार में, मेरे सेमिनार में लेके आते थे उनको पता था कि भाई ये बंदे अगर कहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो कटोच जी के सामने ज्वाइन कर सकते हैं, इनको और कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। तो बड़ा प्राउड रहता था मुझे इस बात के ऊपर कि भाई मैं ऐसे ऐसे लोगों को समझा पाता हूँ कि उनकी जिंदगी बन सकती है, ऐसे ऐसे लोगों को बता पाता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और वहां पर स्पीच में मैं ये बोला करता था कि ये देखो आज के बाद 20 साल बाद भी ये मत सोचना कि जब हम नेटवर्किंग करेंगे, अभी दुनिया को मालूम नहीं है इसलिए लोग इतने सवाल पूछते हैं, मालूम होने के बाद भी लोग इतने ही सवाल पूछेंगे। सब कुछ मालूम होने के बाद हमारी टेस्टिमनियां, करोड़ों रुपए की टेस्टिमनियां, हमारे बिजनेस के टूर, हमारे दुनिया में घूमना, विदेशों में घूमना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे घर में रहना, अच्छे लाइफस्टाइल में रहना, ये होने के बावजूद भी लोग हमसे वही सवाल पूछेंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है दोस्तों कि मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था तो किसी ने बोला कि ये जो 2-2 लाख रुपए के चेक आते हैं ये छूटे हैं, इनसे मांगो इनके चेक आते भी हैं कि नहीं आते हैं। मतलब आज भी हम उसी दौर में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद भी हमें पासबुकें लेके घूमनी है, देखो भाई आते हैं। लोग नहीं बदलेंगे, लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो लोग ऐसे ही रहेंगे वो हमें देखते रह जाएंगे और हम धीरे धीरे यहाँ तक। और आज देखो सेफ शॉप में कितने क्राउन एम्बेसडर्स हैं। मुझे बहुत फक्र है कि ज्यादातर सारे क्राउन एम्बेसडर हर्ष और दीपक को छोड़ के सब मेरी टीम में है। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि झंडा पकड़ा। क्यों? क्योंकि हर मुसीबत में जाके खड़े हुए। क्यों? क्योंकि आप कैसे हो आपको देख करके लोग चेंज होते हैं। लोगों का बिलीफ नहीं है किसी और में कि कोई उनकी जिंदगी बदल सकता है। आपका पैशन क्या है, आप कितने कितने डिवोटेड लगते हैं, आपके अंदर कितनी गर्मी निकल रही है उस काम को करने की, उसको आकाश को छूने की, उसको देख के लोग ज्वाइन करते हैं। आप जाओगे डीले से, एक बिजनेस मिला है जी, मैंने सोचा करके देख लेता हूं इसलिए आपके पास ले आया, नोबडी विल ज्वाइन यू। जिस भी किसी को अगर आपके अंदर अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा, जिस किसी को भी आपकी बातों पे यकीन नहीं होगा, जिस किसी को भी आपके अंदर कमिटमेंट नहीं नजर आएगी, जिस किसी को भी कंपनी के प्रति आपकी इंटीग्रिटी नजर नहीं आएगी, जिस किसी को भी आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, वो कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा या कभी भी आपकी टीम में नहीं आएगा या कभी भी आपके साथ आगे बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपको खुद ही विश्वास नहीं है तो आप तो उसको खड्डे में डालोगे ही डालोगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे होंगे इस बात को कि हो सकता है हमारे एसोसिएट हो सकता है वो दूसरी कंपनी के एसोसिएट हो सकता है वहाँ पर ऐसे लोग हों जो अभी ज्वाइन ही नहीं किया और आप उनको कहना चाह रहे हो कि सर हिंदुस्तान के नेटवर्किंग के किंग जिस तरह से आपने मुझे डिनोट किया, आज आप उनको सुन लो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किलें हैं। आज भी लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई देखो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ। आज वो 25 साल की ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है और वो आज भी लोगों को ये नहीं बता पाई कि मेरे पिताजी नेटवर्किंग के किंग हैं। मैंने उससे पूछा बेटा ऐसे क्यों? तो मैं कहता पापा ये बहुत मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं कि मतलब ये तो हवाबाजी के काम है, इसमें कोई सच नहीं होता, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब यहाँ पर कोई पैसे नहीं कमाता, सब झूठे हैं, ऊपर वालों को पैसे आते हैं नीचे वालों को पैसे नहीं आते। मुझे बड़ी मुस्कुराहट आती है इस बात के ऊपर कि आप ये देखो कि सब कुछ पारदर्शी है, लेकिन वो उससे पूछते भी हैं कि यार तेरे पापा क्या है, यार तेरे पापा तो बहुत बड़ी तोप लगते हैं हमें। वो बड़ी उनकी यूट्यूब पे मतलब बड़ी स्पीचेस है, फेसबुक में उनकी बड़ी स्पीचेस हैं, वो यहाँ पर हैं वो वहां पर हैं।
तो आप, मेरी बेटी उनको बता नहीं पाती है। मैं कहा बच्चे, मैंने भी अपनी बेटी को आज तक नहीं बताया कि नेटवर्किंग क्या है, क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक समय होता है, एक समय होता है, क्योंकि नए पैदा होने वाले बच्चों को अगर हम समझाएंगे कि भाई नेटवर्किंग कर लो, क्योंकि उनके मन में क्या है, बचपन से उनको पढ़ाया जा रहा है कि देखो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, तुम्हें अच्छी नौकरी करनी है, ठीक है, या बिजनेस खोलना है। दो ही बातें तो लोगों बच्चों के मन में है, या उनको लग रहा है कि मैं कहीं वकील लग जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। उनका तो फोकस ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई चीज होती है और यहाँ पर जिंदगी बन सकती है। उनको पता ही नहीं है। उनको तो यही पता है कि भाई जिंदगी में ऐसे ही रगड़े खाने पड़ेंगे और कभी हम डॉक्टर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे और जिंदगी ऐसे निकालेंगे। मैंने भी कभी अपनी बेटी को नहीं कहा, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ कल मैंने बात करी, पिछले कल मैंने उसको नेटवर्किंग के बारे में बोला। जब वो इतनी मैच्योर होगी, जब उसकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में पूरी हो रही है, तो मैंने उससे पूछा कि बच्चे क्या कर रही है, तो उसने बोला कि पापा मैं अभी यहाँ अप्लाई करूंगी, वहाँ अप्लाई करूंगी, बस मेरी पढ़ाई खत्म है। Then I told her कि think for network marketing. Now you have to understand कि ये होती क्या है, क्योंकि तू अपनी जिंदगी बनाने जा रही है तो तेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए, कि तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या चुनने जा रही है। अब तेरी नौकरी लगेगी, तू ऑस्ट्रेलिया में रहेगी, तो मौज मस्ती करेगी, या तेरे को कुछ और काम करना है, तुझे अपना काम करना है, तो तुझे क्या काम करना है। तुझे ये ऑप्शन किसी ने दी। आज तेरे फादर, आज तेरे 25 साल होने पे तुझे ये ऑफर दे रहे हैं कि भाई थिंक अबाउट दिस, कि आज तू अगर इसको सोचेगी तो तेरे को पता लगेगा कि तेरे फादर जैसी जिंदगी हो सकती है, जहां पर हजारों लोग तुम्हें सुनने वाले होंगे, समझने वाले होंगे, और नहीं समझेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता है? हम लोग आज फेसबुक पे लाइव हैं, हमारा सबसे बड़ा डर है लोगों को कि सर फेसबुक पे लाइव नहीं जाना, बड़े नेगेटिव कमेंट लिखते हैं। राइट इट, सवालों से भागते नहीं हैं हम। लिखो, जो लिखना चाहते हो लिखो, जो मन का गुब्बारा निकालो, हमें भी तो पता लगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर सवालों से हम भाग जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद 2008 और 9 की बात है, चंद्रेश सर और मेरी एक वीडियो है जो यूट्यूब के ऊपर है और EWL के प्लेटफॉर्म पे भी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कर्ज मानते हैं। अगर कोई आपको सवाल पूछे तो आप उसको अकेले में जवाब दें, आप किसी के सामने जवाब नहीं दे सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है ऐसे, कि आप कभी भी पब्लिकली किसी के क्वेश्चन ना लें। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने बिजनेस इतना ट्रुथफुली किया है कि मुझे कभी डर ही नहीं लगता सवालों से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गाली दे रहा है, कोई कोस रहा है, क्या फर्क पड़ता है। सबकी अपनी अपनी मति है, अपने अपने हिसाब से सब लोग लिखते हैं, अपने अपने हिसाब से सब बातें करते हैं। अब वो थोड़ी हमारी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। तो मैंने चंद्रेश जी को कहा था कि चलो ये बहुत बड़ा शो है, तकरीबन 2000 लोग बैठे थे उसमें, तो क्यों ना आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के खिलाफ एक जाके काम करते हैं। आज हम सबके क्वेश्चन ओपन में सुनेंगे और आज हम सबको सीधा सीधा जवाब देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। आपको भी वो अगर देखने का मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। बहुत सारे आपके जो डाउट हैं वो वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव विजन, अगर आपकी सोच पक्की है, अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जीवन बन सकता है और आपको लगता है कि हमारे साथ आकर के आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि हम तो झंडा पकड़े हुए हैं और हम तो सेफ शॉप को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए लगे हुए हैं। आपको लगता है आप कर सकते हो, यू वेलकम। अगर आपको नहीं लगता है तो हम आपको बेस्ट विशेस देंगे कि आपका फ्यूचर जहाँ भी हो वहाँ पर काम करें। सो इस मीटिंग इज टू लॉन्ग। बहुत सारे प्रवीण जी ने मुझे टॉपिक दिए थे कि मुझे तो क्या क्या कवर करना है। आई डोंट थिंक सी क्योंकि मैंने वो करना है, मैंने कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि चलो आज हम इसको यहीं पर ही समाप्त करेंगे। हम लोग इसके ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे और जितने इश्यूज हैं उसके ऊपर अभी कुछ लीडर्स आके बात करेंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं पैनल पे देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स हैं। प्रवीण जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, भूषण जी हैं, हमारा फैजी है, चंद्रेश जो इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, चंद्रेश जी, और बहुत सारे नाम है। फैजी, मतलब किस किस का नाम, भूषण, हो सकता है बहुत सारे नाम रह जाए। तो जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जितने, मैं पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सभी लोग, रोहित, सभी लोग मतलब बिजनेस के मास्टर्स हैं, मास्टर हैं। मतलब बड़ी खुशी होती है जब मैं फैजी को देखता हूँ कि अभी सिर्फ 28-29 साल का लड़का है और मर्सिडीज में उतरता है, बड़े स्टाइलिश से घूमता है, ठीक है, बहुत सारे पैसे कमाए हैं, हेलीकॉप्टरों में उतरता है अपनी मीटिंगें करने के लिए। कौन उतरता है? किसको चेक देखने हैं इसके? किसको ये डाउट है कि नहीं जी पैसे नहीं कमाते? ये सब फ्री में नहीं होता है।
और अगर यहाँ कोई पागल नहीं है, मतलब अगर पैसे नहीं कमाता तो यहाँ आकर के बैठा रहेगा। अरे जिसके घर में पैसे नहीं आते वो बाहर जाके घूमता है कि नहीं घूमता है। तो आपको दोस्तों ये समझना होगा, लॉकडाउन का दौर है, समय चेंज हो रहा है। एक दो बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि समय बदल रहा है, और समय बदल रहा है। आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो अपने घर के आसपास ही देख रहा हूँ। मेरी काम वाली की छुट्टी हो चुकी है, मेरे गाड़ी सफाई वाले की छुट्टी हो चुकी है, हमारे जो ड्राइवर हैं लोगों ने रखे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। ये वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं कि ये नौकरियां भी करते हैं। गवर्नमेंट के किसी डाटा में इन लोगों का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। जो लोग दुकानों पे काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानें खुल रही हैं, उनकी तो चल रही हैं। हमारी खुद की सोचो कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है और वो वहां पर बातचीत कर रही है कि भाई हमारे को माल चाहिए। हमारी फैक्ट्रीज बोल रही हैं कि सर हमारे पास तो मतलब लेबर ही नहीं है काम करने के लिए, हम तो खाली इतना % ही माल बना सकते हैं। बहुत सारे लोग घर चले गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। हम लोग आज यहाँ पर बात करके एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं कि आने वाला समय और भी खराब होगा। हमें डर डर के रहना पड़ता है। रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, होटल्स बंद हो चुके हैं, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। सिर्फ खाने वाली और पीने वाली इंडस्ट्री चल रही है, बाकी सबका बाजा बोला हुआ है। सिर्फ एसेंशियल गुड्स का ही काम चलेगा, बाकी सब लोग अपने खर्चों को टाल रहे हैं। आपने देखा होगा मारुति की एक भी गाड़ी अप्रैल में नहीं बिकी और दूसरों की नहीं बिकी। ऐसे ऐसे जो लोग वहां पर काम करते हैं, कितने दिन कोई कंपनी किसी को नौकरी दे सकती है। तो दोस्तों एक ही रास्ता है और भगवान का रास्ता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है जो हम किस्मत से यहाँ पर हैं। हम लोग किस्मत से हैं यहाँ पर कि भगवान ने शायद सही टाइम पे हमें प्लेस किया हुआ कि भाई तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैंने देखा हर इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन आता है, लेकिन हमारे काम के अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आता। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस समय का सदुपयोग भी करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मीटिंग करनी है। उनको बता सकते हैं कि भाई आने वाला समय बहुत ख़राब है। आप देखो कि मैंने चेक किया था हमारी कंपनी के अंदर जितनी भी सेल्स आई, मतलब हम इतने बुरे दौर में भी अपनी 50-60% सेल कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि अभी भी ऑलरेडी बिजनेस तो एग्जिस्टेड है ही है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी इस हफ्ते तो कुछ खुला ही था। अभी हमारे मेन प्रोडक्ट तो अभी खुले हैं, दोबारा से सेल जो है बड़ी भारी भरकम होनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि जिस शिद्दत से मैंने आपको ये बात बताई है, उसी शिद्दत से आप जाकर के लोगों से बात करें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, आप इस तरह से मत भटको। और एक ही एक रास्ता बचा है कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बना सकते हैं और सब साथ मिलके बना सकते हैं। आपको अगर शक है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, तो यहाँ पर अच्छे दिखने वाले बहुत सारे अपलाइन हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते हो तो आप चिंता मत करना, आप हमारे साथ रहोगे तो आप बहुत अच्छा बोलने भी लगोगे। लेकिन जब तक आप बोलने नहीं लगोगे तब तक आपकी अपलाइन है जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि बोलना कैसे है। आप सिर्फ अपनी एफिशिएंसी के कारण पैसे नहीं कमाओगे, आप हमारी एफिशिएंसी के कारण भी पैसे कमाओगे। ये है साथ में मिलके काम करने की ताकत। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और क्वेश्चंस अगर करते हो तो वेलकम, हमेशा से उनका इंतजार रहेगा। आई लव क्वेश्चंस बिकॉज आई एम खुद ही मैं बहुत ही रीजनिंग वाला बंदा हूँ, हर बात में सवाल ढूंढ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो जरूर करना चाहिए। और आज के लिए मैं इस मीटिंग को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी और भी बातें करनी है, लेकिन जल्दी आपके सामने दोबारा बैठ करके फिर बातें वहाँ से शुरू करेंगे। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी देर सुना, जितने लोगों ने भी सुना, जितने तक भी बात हमारी पहुंची, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। परवीन जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर मैं अपनी तरफ से और अपने साथ उन हजारों लोगों की तरफ से जो आज आपको जूम मोबाइल पर, फेसबुक पर और एक एक मोबाइल पर बहुत सारे लोग आज आपको सुन रहे हैं, उन सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और सभी को ये बोलना चाहूंगा कि हम बेहद लकी हैं कि हमारी इस सीरीज की शुरुआत संजय कटोच सर के साथ हुई। संजय कटोच सर के साथ शुरू होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी शख्सियत से आज मिले जिनको मार्केट में बोले हु रियली सेट्स अ बेंचमार्क, आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सेफ शॉप। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अपने मेहनत से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस, मोर देन 2 डिकेड्स, 20 साल से ज्यादा का अनुभव। बहुत ही कम लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास इतना अनुभव है। तो मैं अपने आप को और आप सबको लकी मानता हूं कि हमारी सीरीज की शुरुआत एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हुई जिनका नाम इस इंडस्ट्री में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। तो संजय सर, एक बार फिर मैं सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि आप इस मीटिंग में आए और आपने इस मीटिंग का शुभारंभ किया। और दोस्तों ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे, जैसा कि हमारा प्रॉमिस है, हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को हम आपसे मिलते रहेंगे। संजय जी ने आज हमको ये रास्ता दिखा दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी बताई हुई बातों को फॉलो करें। संजय जी ने हमको बहुत अच्छे से बताया कि 20 साल हो गए लेकिन लोग नहीं बदले। आज भी लोगों का रवैया वही है, लोग आज भी शक करते हैं, लोग आज भी आपसे सवाल पूछते हैं, लोग आज भी आप पर एतबार आसानी से नहीं करते। तब भी मेहनत करनी पड़ती थी और आज भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और बात सर ने बोली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अक्सर लोग गाड़ी या टारगेट इसलिए क्वालिफाई नहीं करते कि वो गाड़ी से नहीं, पेट्रोल से डर जाते। और अच्छा लीडर वही है जो आपको किताबी ज्ञान ना दे। आज संजय सर ने आपको वो लीडरशिप सिखाई कि कैसे आपको लोगों को ट्यून करना है। हमारा काम लोगों को जोड़ना नहीं है, हमारा काम लोगों से जोड़ना है। और आज जिन शख्सियत से आप सब लोग मिले ही, जिनके बारे में अगर मैं बात कहूं या जिनके बारे में कहा जाता है, he is not diamond maker, he is not Venus maker, he is not Mercury maker, he is crown ambassador maker, more than 10। मैंने एग्जैक्ट गिनती भी नहीं मालूम, शायद उससे भी कहीं ज्यादा होंगे। और एक क्राउन के पास ही 20-20 डायमंड होते हैं, और ऐसे 20 क्राउन एम्बेसडर सर की टीम के अंदर है। तो ये एक ट्रू एग्जाम्पल है कि लीडरशिप क्या है। लोगों को नहीं जोड़ना है, लोगों के साथ आपको जोड़ना है, हर तरीके के दिमाग के साथ काम करना है, हर तरीके के दिमाग को ट्यून करना है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि सर ने जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें कही और जितनी भी बातें आप तक पहुंच पाए, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग लेट कनेक्ट हुए, लेकिन मैं ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पे भी अपलोड करें। और इतने चाहने वाले हैं सर आपके और दिल से फैन हैं, वो सब आपको दोबारा सुनना चाहेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम दोबारा सर को यहाँ पर लेके आ पाएंगे और आप सबसे बात करेंगे। आप यूं ही इसी तरीके से इस मीटिंग में बने रहिए, और जो भी आपकी अपलाइन आपको लिंक और पासवर्ड प्रोवाइड करा रही है उस पर आप क्लिक करते रहिए। और घर बैठे आपको इतना सारा ज्ञान, और वो सब इस लॉकडाउन की वजह से कह लीजिए कि अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है कि इतने सारे लीडर्स को आप एक साथ सुन पा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं इस मीटिंग का यही समापन करूंगा, और साथ ही साथ धन्यवाद दूंगा संजय सर को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दिया, बहुमूल्य एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहुत सारी बातें आज हमको उनके बारे में पता लगी जो शायद पहले नहीं पता थी। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे दोस्तों, टच में बने रहिएगा और अपना जो काम है वो करते चले जाइएगा। क्लोजिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। आप लोग लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आसपास जाकर मिल सकते हैं, लोगों से मिलिए, बेहतर क्लोजिंग करिए और सेफ शॉप के अंदर उसी मुकाम को हासिल कीजिए जो वहां पर आज संजय जी बैठे हैं। हम सब वहां पर पहुंच सकते हैं। शर्त वही है कि जितने कष्ट उन्होंने झेले हैं उतने हमें भी झेलने पड़ेंगे। तो अगर वो ताज आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो सर एक बार फिर से आपको सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। इसी के साथ हम आज की मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आपसे फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम जब मिलेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। विश यू गुड लक। थैंक यू फ्रेंड्स।